किशन बहुत गरीब था। वह रोज सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और छोटी बेटी राधा रहती थी। किशन की एक खास बात थी, वह कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। इसी वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसके रिक्शे में दो आदमी बैठे हुए थे। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, मेरा नाम किशन है। अरे भाई किशन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल तो लोग छोटी दूरी के भी बहुत पैसे मांगते हैं। साहब, जरूरत से ज्यादा पैसे लेकर क्या करूंगा? आप लोग खुश रहेंगे तो भगवान भी खुश रहेगा। सच कहा भाई, आज भी दुनिया में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग हैं। कुछ ही देर में स्टेशन आ गया। दोनों आदमी रिक्शे से उतर गए। ये लो भाई, और ये 10 रुपए तुम्हारी ईमानदारी के लिए। नहीं साहब, जितना किराया होता है बस उतना ही दीजिए। मेहनत की कमाई ही अच्छी लगती है। भाई, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। धन्यवाद साहब। किशन पैसे जेब में रखकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान देखी। राधा कई दिनों से मिठाई मांग रही थी और सीमा ने भी कहा था कि घर में आटा खत्म हो गया है। ये सोचकर उसने अपना रिक्शा दुकान के सामने रोक दिया। किशन दुकान के अंदर गया। अरे किशन भाई, आज क्या चाहिए? भाई साहब, 1 किलो आटा दे दो और थोड़ा सा गुड़ भी। दुकानदार सामान तौलने लगा। उधर सड़क पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। ट्रक का ड्राइवर शायद नियंत्रण खो बैठा था। कुछ ही सेकंड में ट्रक ने सीधे किशन के रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि रिक्शा सड़क पर कई फुट दूर जा गिरा। ट्रक चालक बिना रुके तेज रफ्तार से भाग गया। किशन दुकान से बाहर भागा। जैसे ही उसकी नजर अपने रिक्शे पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका रिक्शा पूरी तरह टूट चुका था। हे भगवान, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? आसपास खड़े लोग भी उसे देखकर दुखी हो गए। भाई हिम्मत रखो, शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन उस समय किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने टूटे हुए रिक्शे को लेकर के एक कबाड़ी के पास पहुंच गया। कबाड़ी ने रिक्शे को ऊपर से नीचे तक देखा। सुनो, ये तो पूरी तरह टूट चुका है। इसमें तो लोहे के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। भाई, जो भी बनता है दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें इसके 1500 रुपए देता हूँ। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। किशन की आंखें भर आईं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने पैसे लेकर वहां से चला गया। किशन जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। सीमा ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत उसके पास आ गई। क्या हुआ जी? आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? किशन ने भारी मन से पूरी घटना सुना दी। ये सुनते ही सीमा के होश उड़ गए। क्या? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? एक वही रिक्शा तो था जिससे हमारे घर का गुजारा हो रहा था। क्या करें सीमा, मेरी किस्मत ही खराब है। जैसे ही घर में थोड़ी खुशहाली आती है, वैसे ही कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। फिर उसने जेब से पैसे निकालकर सीमा के हाथ में रख दिए। तुम चिंता मत करो, ये पैसे रख लो, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। उस दिन शाम को सबने जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खाया और चुपचाप सो गए। अगली सुबह किशन काम की तलाश में घर से निकल गया। वह एक बड़े चौराहे पर पहुंचा, जहां रोज मजदूर काम की उम्मीद में खड़े रहते थे। किशन एक एक आदमी के पास जाकर पूछने लगा, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, आज काम नहीं है, कभी और आना। बार बार मना सुनकर किशन का दिल टूट गया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना एक बार ये पैसे खत्म हो गए तो मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। शाम तक उसे कहीं भी काम नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सीमा उसका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि आज भी उसे काम नहीं मिला। दिन ऐसे ही बीतने लगे। किशन रोज काम ढूंढने जाता और खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे घर में रखे पैसे भी खत्म हो गए। सुनो जी, घर में सिर्फ आज के लिए अनाज बचा है। अगर तुमने कल तक कोई इंतजाम नहीं किया तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। सीमा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, आज मैं सेठ जी के पास जाऊंगा, उनसे कुछ उधार पैसे मांग लूंगा। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा, मैं उनका पैसा लौटा दूंगा। ये कहकर किशन घर से निकल गया। कुछ देर बाद वह सेठ के बड़े से घर के बाहर पहुंच गया। सेठ घर के सामने अपने एक आदमी से बात कर रहा था। किशन धीरे धीरे उनके पास गया। सुनिए मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, या फिर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। अगर आज मुझे कोई काम या पैसे नहीं मिले तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर सेठ झुंझला गया। अबे,
तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं बात कर रहा हूँ? बीच में बोले जा रहा है, चुपचाप खड़ा रह। किशन डरकर चुप हो गया। सुन हेमू, मुझे वो जो 2 पेटी माल है वो आज शाम तक लाकर देना होगा, क्योंकि हमारे ग्राहक को सामान कल ही चाहिए। और हाँ, तुझे पैदल ही जाना होगा क्योंकि बीच रास्ते में नदी पड़ती है। लेकिन मालिक, वह पेटी लाने में तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। मैं आज शाम तक कैसे ला सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर शाम तक माल नहीं आया तो समझ लेना नौकरी गई। वहीं खड़ा किशन ये सारी बात ध्यान से सुन रहा था। मालिक, अगर आप अनुमति दें तो मैं वह पेटी आज ही शाम तक आपके पास लाकर दे सकता हूँ। ये सुनते ही सेठ और हेमू दोनों चौंक गए। तू लाएगा वो माल? जी मालिक, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर इतना ही भरोसा है खुद पर तो जा, लेकिन ध्यान रखना शाम तक सामान यहाँ पहुंच जाना चाहिए। अगर देर हुई तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ ने किशन को सारी बातें समझा दी। फिर किशन तुरंत वहां से निकल पड़ा। गांव की गलियों से निकलकर किशन लंबी सड़क पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने नदी आ गई। किशन ने अपनी धोती ऊपर बांधी और सावधानी से नदी पार करने लगा। नदी पार करने के बाद उसे काफी लंबा रास्ता तय किया। कुछ ही समय में उसके पैरों में दर्द होने लगा। उसे आराम करने का मन किया, लेकिन तभी उसे अपने घर की याद आ गई। नहीं, मुझे रुकना नहीं है। अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। ये सोचकर वह फिर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। अरे, यह कौन है और आखिर इन्हें हुआ क्या है? उसने बूढ़े आदमी की नब्ज देखी। सांस चल रही थी, लेकिन वह बिल्कुल बेहोश था। किशन सोच में पड़ गया। अगर मैं इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया तो शायद इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर मैं इन्हें लेकर कहीं गया तो मुझे देर हो जाएगी, और अगर मैं समय पर पेटी नहीं पहुंचा पाया तो सेठ मुझे 1 भी रुपया नहीं देगा। फिर मेरा परिवार क्या खाएगा? किशन कुछ देर तक सोचता रहा। नहीं, जो भी हो, सबसे पहले एक इंसान की जान बचाना जरूरी है। पैसे फिर कभी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो वह वापस नहीं आएगी। यह कहकर किशन ने बूढ़े आदमी को बड़ी मुश्किल से उठाया और अपने कंधे पर सहारा देकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटे से गांव में वैद्य जी का घर दिखाई दिया। वैद्य जी आंगन में बैठे कुछ जड़ी बूटियां साफ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने किशन को उस बूढ़े आदमी के साथ देखा, वे चौंक गए। अरे, आखिर इन्हें क्या हुआ है और तुम कौन हो? वैद्य जी, मैं इन्हें नहीं जानता। मैं तो एक काम से जा रहा था, तभी रास्ते में ये मुझे बेहोश पड़े मिले। मैं इन्हें उठाकर आपके पास ले आया हूँ। कृपया इनका इलाज कर दीजिए और इन्हें बचा लीजिए। वैद्य जी तुरंत बूढ़े आदमी को चारपाई पर लिटाया और उनका इलाज शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद बूढ़े आदमी की सांसें सामान्य होने लगी। घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी कमजोरी और ज्यादा थकान की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, लेकिन अब इनकी हालत ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, जो आपने इनकी जान बचा ली। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे सुनो, तुमने ये कोई छोटा काम नहीं किया है। तुमने जिस आदमी की जान बचाई है, अगर तुम उसके बारे में जान जाओगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वैद्य जी, ये जो भी हो, लेकिन मुझे अब जाना होगा। अगर मुझे देर हो गई तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इतना कहकर किशन वहां से चल पड़ा। काफी देर तक चलते चलते शाम हो गई। कुछ समय बाद किशन एक बड़े गोदाम के पास पहुंचा। वह अंदर गया। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। सुनिए, सेठ हेमराज ने कच्चे माल की कुछ पेटियां मंगाई हैं। उस आदमी ने बिना ज्यादा पूछे 2 बड़ी पेटियां बाहर निकाल दी। किशन ने उन्हें उठाया और वापस चल पड़ा। रात हो चुकी थी। किशन डरते हुए धीरे धीरे जंगल पार करने लगा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वह सेठ के घर पहुंच गया, लेकिन जब उसने दरवाजा देखा तो वह बंद था। किशन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लगता है सब लोग सो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। सुबह होते ही मैं ये पेटियां सेठ जी को दे दूंगा। यह कहकर किशन दीवार से टिककर बैठ गया। अगली सुबह घर का दरवाजा खुला। सेठ बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी, उसने देखा कि किशन वहीं बैठा हुआ था और उसके पास 2 बड़ी पेटियां रखी थी।
सेठ ये देखकर गुस्से से तिलमिला उठा। अबे उठ, तू अब आया है? कहाँ मर गया था अब तक? तूने मेरा पूरा काम खराब कर दिया। आज मेरे ग्राहक आने वाले हैं, अब मैं उन्हें सामान कहाँ से दूंगा? गलती मेरी ही थी जो मैंने तुझ जैसे आदमी पर भरोसा किया। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं देर से इसलिए आया क्योंकि रास्ते में एक बाबा बेहोश पड़े थे। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो उनकी जान भी जा सकती थी। आपका अगर एक ग्राहक छूट भी गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे सामने उस बाबा की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अच्छा, तुझे उस बूढ़े की जान की इतनी चिंता थी, अपने बीवी बच्चों की नहीं? अरे मैंने आज तक तेरे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। जा, मुझे ऐसे मूर्ख लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। माँ, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। चिंता मत कर बेटी, तेरे पिता आते ही होंगे। वे जरूर तेरे लिए खाने का कुछ इंतजाम करके लाएंगे। ये बातें सुनकर किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घर के बाहर ही बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं किस मुंह से अपनी पत्नी और बेटी के सामने जाऊं? मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं कब तक उनसे छिपता रहूंगा? मुझे अंदर जाना ही होगा। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह घर के अंदर गया। किशन को देखते ही सीमा उसके पास आ गई। क्या हुआ जी? आप कल से गए हुए थे और आज आ रहे हो। खाने के लिए कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? किशन चुप हो गया। फिर उसने अपने साथ हुई सारी बात सीमा को बता दी। सीमा, मैं कितना बदकिस्मत आदमी हूँ जो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम मुझे ही मौत दे देते। कम से कम मेरी वजह से इन लोगों का जीवन तो बर्बाद नहीं होता। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज हमारे दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। सीमा की बात सुनकर किशन थोड़ा शांत हो गया। उस रात किशन, सीमा और राधा भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह जब उस बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने आंखें खोलते ही वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी, मैं यहाँ कैसे आया? वैद्य जी ने मुस्कुराकर सारी बात बता दी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। क्या इतना सब हो गया? वह आदमी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वह तो चला गया। वह बहुत गरीब था और उसे किसी काम के लिए जल्दी थी। उस आदमी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मुझे उससे मिलना ही होगा। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी अपने नौकर के साथ किशन के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही बूढ़ा आदमी किशन के घर पहुंचा, किशन तुरंत खड़ा हो गया। अरे, आप तो वही बाबा हैं जिन्हें मैं कल रास्ते में बेहोश पड़ा देखकर वैद्य जी के पास लेकर गया था। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। अगर तुम मुझे वहां से उठाकर वैद्य जी के पास नहीं ले जाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। बूढ़ा आदमी किशन की सादगी और ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह कुछ सिक्के किशन की ओर बढ़ाते हुए बोला, बेटा, यह लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसे इनाम मत समझो, इसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। नहीं बाबा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकूं। बूढ़ा आदमी यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। ठीक है बेटा, मुझे तुम जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की ही जरूरत है। आज से तुम मेरे गोदाम में काम करोगे। सच बाबा, आप मुझे काम देंगे? बेटा, आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। और यह सिक्के भी रख लो, कम से कम आज तुम्हारे परिवार को खाने के लिए कुछ तो मिल जाएगा। इस बार किशन ने धीरे से सिक्के ले लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा, आपने आज मेरे परिवार को भूख से बचा लिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला आया। किशन तुरंत पास की एक छोटी दुकान पर गया। भाई, थोड़ा सा आटा, चावल और दाल दे दो। दुकानदार ने सामान तौलकर उसे दे दिया। किशन राशन लेकर घर पहुंचा।
सीमा तुरंत चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में गरम गरम रोटियां और दाल तैयार हो गई। कई दिनों बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह किशन जल्दी उठकर उस बूढ़े आदमी के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़े आदमी का घर बहुत बड़ा था। किशन जैसे ही अंदर गया तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया। अरे ओ, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल भाग यहाँ से। किशन डरकर वहीं रुक गया। रमेश, जरा संभल कर बात करो। इसे मैंने ही यहाँ बुलाया है। तुम्हें पता है, जब मैं बेहोशी की हालत में था तब इसी आदमी ने मेरी मदद की थी। और हाँ, आज से यह हमारे यहाँ काम करेगा। तुम्हारा ज्यादातर काम अब यही संभालेगा। ध्यान रखना, इसे किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। सुनो किशन, गोदाम में जितने भी मजदूर काम करते हैं, आज से उनकी मजदूरी का हिसाब किताब तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन मालिक, मैं इतना बड़ा काम कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो इस काम का जरा भी तजुर्बा नहीं है। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ठीक है मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यह सब सुनकर वहां खड़ा रमेश अंदर ही अंदर जलने लगा। आखिर इस बूढ़े को हो क्या गया है जो इस बेअक्ल और नाकारा आदमी को इतना बड़ा काम सौंप रहा है? अगर यह मेरे साथ काम करने लगा तो इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कैसे इस बूढ़े को मूर्ख बनाकर पैसे हड़पता हूँ। नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। उस दिन से किशन ने गोदाम में काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता था। धीरे धीरे मजदूर भी उसे पसंद करने लगे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बूढ़े आदमी ने किशन को अपने पास बुलाया। सुनो किशन, मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मेरे लौटने तक तुम्हें यहाँ का सारा काम संभालना होगा। और बेटा, एक बात का खास ध्यान रखना, पिछले कुछ वर्षों से गोदाम में पैसों का हिसाब ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम सब कुछ ध्यान से संभालना। मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी एक बेटे की तरह दे रहा हूँ। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से सब कुछ संभाल लूंगा। बूढ़े आदमी के बाहर जाते ही रमेश अपने एक साथी को गोदाम के पीछे वाले आंगन में बुलाता है। सुनो, बुढ़ा कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया है। अब यही मौका है। आज हमें उसकी तिजोरी में रखा सारा धन और सोना चुरा लेना होगा। ये सोचकर दोनों धीरे धीरे तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि कमरे के अंदर किशन बैठा हुआ था। अरे, ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है उस बुढ़े ने ही इसे यहाँ बैठाया होगा। सुनो, जब तक यह यहाँ है हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। मतलब इसे मारना होगा। फिर इसकी लाश जंगल में फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसे किसने मारा। और जब सेठ वापस आएगा और देखेगा कि तिजोरी खाली है और किशन भी गायब है, तो सारा शक उसी पर जाएगा। कुछ देर बाद रमेश रसोई में गया। उसने एक थाली में खाना रखा और उसमें जहर मिला दिया। फिर वह थाली लेकर किशन के पास पहुंचा। ये लो किशन, तुम कब से यहाँ भूखे बैठे हो? मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। ठीक है रमेश जी, आप खाना यहीं रख दीजिए, मैं खा लूंगा। रमेश थाली रखकर वहां से चला गया। किशन कुछ देर तक उस थाली को देखता रहा। आज यह सूरज पश्चिम से कैसे उगाया? रमेश को अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। किशन ने धीरे से थाली उठाई और चुपके से बाहर जाकर खाना फेंक दिया। कुछ ही देर बाद वहां एक कुत्ता आया। वह उस खाने को खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा खाना खाया, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वह मर गया। ये देखकर किशन सब समझ गया। ओह, तो ये रमेश मुझे मारना चाहता था ताकि वह सेठ जी का सारा धन लूट सके। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर रमेश को पता चल गया कि मैंने खाना नहीं खाया तो वह सतर्क हो जाएगा। यह सोचकर किशन जल्दी से वापस कमरे में गया। वह जमीन पर लेट गया और बेहोशी का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद रमेश अपने साथी के साथ कमरे में आया। रमेश ने किशन को जमीन पर पड़ा देखा। जहर काम कर गया। अब यह मर चुका है। चलो, अब जल्दी से तिजोरी का सारा सोना और पैसा निकाल लेते हैं। दोनों तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक किशन उठकर खड़ा हो गया। उसने पास रखी अलमारी से सेठ की तलवार उठा ली। सुनो, वहीं रुक जाओ।
अगर तुमने तिजोरी के पास एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनते ही रमेश डर गया। अरे तू जिंदा कैसे बच गया? तुमने क्या सोचा था कि मुझे मारकर सेठ जी का सारा धन लूट लोगे? रमेश, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? जिस आदमी ने तुम्हें सालों तक अपने यहाँ काम दिया, आज तुम उसी को धोखा देने चले थे। अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही रमेश का साथी डरकर वहां से भाग गया। तभी अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। लगता है सेठ जी आ गए, अब तुम नहीं बचोगे। तभी रमेश ने एक चाल चली। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने का नाटक करने लगा। नहीं किशन, मुझे मत मारो। मैं सेठ जी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम चाहे तो सारा धन ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। तभी बूढ़ा आदमी कमरे में आ गया। ये सब क्या हो रहा है किशन? धन्यवाद हो सेठ जी आपका, जो आप समय पर आ गए। नहीं तो आज यह किशन मुझे मार देता और आपका सारा धन चुरा कर ले जाता। बूढ़े आदमी ने देखा कि किशन के हाथ में उसकी तलवार थी। ये देखकर वह गुस्से से भर गया। किशन, ये सब क्या है? मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, तुझे अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन तूने उसका यही सिला दिया। रमेश ठीक कह रहा था, तुम जैसे नीच आदमी कभी नहीं सुधर सकते। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। नहीं मालिक, यह सब झूठ है। आपका धन मैं नहीं बल्कि रमेश चुराने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझे जहरीला खाना खिलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो देखते हैं। किशन बूढ़े आदमी को उस जगह लेकर गया जहां उसने खाना फेंका था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। देखिए मालिक, इसकी मौत उसी खाने से हुई है जो रमेश ने मेरे लिए लाया था। मालिक, रमेश मुझे मारकर आपका सारा धन लूटना चाहता था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने आपके सामने यह नाटक किया। ये सब सुनकर बूढ़े आदमी को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह तेज कदमों से वापस आया। रमेश, तो ये सब तूने किया है और ऊपर से बेचारे भोले भाले किशन पर इल्जाम लगा रहा था। तू ही वह आदमी है जिसकी वजह से मुझे हर बार व्यापार में घाटा होता था। तू पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि तूने किशन को मारने की भी कोशिश कर डाली। अगर आज किशन नहीं होता तो शायद एक दिन तू मुझे भी मार देता। अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। रमेश घबरा गया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आकर यह सब कर बैठा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुम जैसे आदमी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई और किसी का भरोसा न तोड़ सके। इतना सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। चलो, अब थाने चलो। पुलिस रमेश को पकड़कर थाने ले गई। किशन बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। तुमने न केवल मेरी तिजोरी और मेरा धन बचाया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मालिक, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। आपने मुझ पर भरोसा किया था, बस उसी भरोसे को निभाने की कोशिश की। किशन, मेरी कोई संतान नहीं है और अब मुझे समझ आ गया है कि असली बेटा वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। इसलिए आज से मेरी सारी संपत्ति और व्यापार तुम्हारे नाम होगा। किशन तो यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। नहीं मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं बेटा, तुम ही इसके असली हकदार हो। तुम चाहो तो यही मेरे साथ रह सकते हो और मेरे इस काम को संभाल सकते हो। किशन की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। उसके बाद किशन खुशी खुशी अपने घर लौटा। क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। उसने सीमा को सारी बात बता दी। यह सब सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद किशन अपने पूरे परिवार के साथ बूढ़े आदमी के घर आ गया। अब वही उनका नया घर बन गया। किशन पूरे मन से व्यापार और गोदाम का काम संभालने लगा।